नमस्कार। मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। आखिर कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं? क्या वास्तव में उनका लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं में, पार्टी के समर्थकों में उत्साह भरना है, या फिर इसके पीछे भी कोई योजना चल रही है, गुप्त में कोई साजिश चल रही है? क्या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव तक जो वर्तमान महागठबंधन का स्वरूप है वही रह जाएगा, या फिर तेजस्वी यादव से लगातार उनकी दूरियां बढ़ रही हैं? दिल्ली में हमने देखा ही कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम के साथ, आपके साथ कैसे कांग्रेस बार्गेनिंग करने का शुरू में प्रयास करती है कि कुछ सीटें मिल जाए, गठबंधन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आज वहां कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि किसी तरह आपको ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक क्षति पहुंचाई जाए, उनकी सीटों की संख्या घटे, उनके मतों की संख्या घटे। तो क्या बिहार में कोई ऐसी ही उनकी योजना है? बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। अभी बीते 20 दिन में ही 2 बार राहुल गांधी पटना पहुंचे, लगातार कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं कि तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की क्या दूरियां बढ़ रही हैं? दोनों, उनकी यात्रा में दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई, ये भी एक पक्ष है। और ये भी कहा जा रहा है कि संभव है कि अपने पैर पर खड़ा होने की कांग्रेस ठान ले और बिहार विधानसभा चुनाव से आगाज हो जाए, बिहार में अलग चुनाव लड़ने की, जिस तरह से वो दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ रही है। तो तमाम तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों से पर हम चर्चा करने के लिए आज आपके सामने हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र नाथ प्रसाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। देश के चर्चित विश्वविद्यालय जेएनयू के प्राध्यापक हैं और लगातार बिहार की राजनीति पर हम लोग चर्चा करते हैं। फोर्थ व्यूज के दर्शक तो आपसे परिचित भी हैं, लेकिन सर 20 दिन में 2 बार राहुल गांधी आते हैं, तेजस्वी से मुलाकात नहीं होती है। पहले भी जिस तरह के बयान राजद की तरफ से आए, इन तमाम बयानों के बीच उनकी यात्रा, कांग्रेस के नेताओं का बयान, क्या लगता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में, उसे लेकर कांग्रेस कोई अलग चाल चल रही है क्या? कोई उसकी अलग रणनीति है क्या? देखिए, वो केवल बिहार ही नहीं आ रहे हैं। कल का उनका स्टेटमेंट याद कीजिए। कल उन्होंने शायद पटना में स्टेटमेंट दिया है कि हम बिहार के तरीके का फर्जी जातिगत जनगणना नहीं, हमने तेलंगाना में जो कर तेलंगाना का, उस तेलंगाना को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। उनका ये कहना था कि तेलंगाना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस की राजनीति में ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। तेलंगाना वाला जनगणना बहुत समय से इनके एजेंडे में था, लेकिन उन्होंने चुनाव के ठीक पहले, दिल्ली चुनाव के ठीक पहले इसको डाटा रिलीज किया। इसका मकसद क्या था? अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कांग्रेस और जो ये रीजनल पार्टीज हैं वो और बीजेपी, तीनों के बीच में जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसके इक्वेशंस को समझना पड़ेगा। आप मान सकते हैं कि 2014 से 19 तक जब कांग्रेस शौक में थी कि ये कैसे हो गया, इतने प्रचंड बहुमत से कैसे बीजेपी आ गई, उसको समझने में उनको थोड़ा टाइम लगा। 2019 के बाद उनकी प्रायोरिटी हो गई कि किसी तरीके से भाजपा को रोकना है। अब आप देखिए 2020 में जो दिल्ली में चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें कांग्रेस ने लगभग आम आदमी पार्टी को वॉकओवर दे दिया। कहीं वो जमीन पे नहीं थे, किसी टाइप के प्रचार में नहीं थे। वो मुकाबले को ट्रायंगुलर बनाना ही नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, उससे भाजपा दिल्ली में जीत जाएगी और भाजपा और स्ट्रांग हो जाएगी। तो शुरू के कुछ सालों में 2019 के बाद कांग्रेस इस रणनीति पे चली। उसका नतीजा क्या हुआ? अब देखिए, गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शायद अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना लेती यदि अरविंद केजरीवाल वहां जाके उनको बिल्कुल ट्रायंगुलर मुकाबला
नहीं बढ़ा दिए होते। अरविंद केजरीवाल लगभग 12-13% वोट शेयर गुजरात में ले आए, उससे बीजेपी चौथे टर्म में एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीत गई। या हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लगभग। अब वहां उसने 70-80 उम्मीदवार खड़े कर दिए और एक टाइट कॉन्टेस्ट में 1000-1000, 2-2000 वोट भी बहुत मैटर करता है। तो कांग्रेस को ये ग्रेजुअली रियलाइज हुआ कि आम आदमी पार्टी एक्सपैंड हो रही है, हमारे वोट शेयर को समाप्त करके एक्सपैंड हो रही है, और हमारे लिए ये कांग्रेस से भाजपा से बड़ा खतरा बनते जा रही। तब कांग्रेस की एकमात्र प्रायोरिटी इस स्थिति में रह गई कि किसी तरीके से अपने जमीन को फिर से वापस में लाना, यदि दिल्ली में वापस लाना। यदि ये तुरंत पावर में नहीं भी आ रहे हैं, तब भी कम से कम कांग्रेस के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस चुनाव में हमारी रणनीति है कि किसी तरीके से केजरीवाल हार जाए और फिर मुकाबला बाइपोलर कांग्रेस बीजेपी को हो, उनसे हम बाद में निपट लेंगे। अब ऐसे स्थिति में बिहार आते हैं। बिहार में यदि आप अभी तक का अरेंजमेंट आरजेडी और कांग्रेस के बीच का देखें तो कांग्रेस को भले ही जितनी सीटें आरजेडी वाले देते हो गठबंधन में विधानसभा में, लेकिन इसमें मुख्य फोकस ये रहता है कि वैसी सीटें जहां अपर कास्ट डोमिनेशन ज्यादा है, जहां आरजेडी अपने दम पे कभी भी जीतने का नहीं सोच सकती, मतलब जहां वो एनीवे हार रहे हैं या मुकाबले से लगभग बाहर है। प्रशांत किशोर का बयान भी आया कि लालू से हाँ, भीख मांगती है कांग्रेस। हाँ, तो वैसी सीटें कांग्रेस को आरजेडी दे दिया और करती नीतीश थी। से भीख मांग रही है भाजपा बिहार में। हाँ, तो अभी तक कांग्रेस और आरजेडी का ये अरेंजमेंट रहा है और कांग्रेस उसको ले लेती थी एक व्यापक हित में कि हमें किसी तरीके से भाजपा को रोकना है। लेकिन बीजेपी के 3 टर्म के बाद अब इनको विश्वास हो गया है या अंदर से रियलाइजेशन हो रहा है कि भाजपा रुके या ना रुके, हमारी जमीन लगातार समाप्त होती जा रही है। जैसे देखिए वेस्ट बंगाल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हुआ करती थी, सीपीएम के जमाने में भी और अभी तृणमूल के जमाने में भी हाल फिलहाल तक रही। वहां उसकी जमीन समाप्त हो गई, यूपी हाथ से चला गया, बिहार में ये समाप्त होते जा रहे थे, दिल्ली इनके हाथ से लगभग चला गया, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने इनको ये मानते हैं कि हरवा दिया। तो यदि ये इसी तरीके से अपनी टेरिटरी लूज करते जाएं तो लड़ेंगे कहां। लेकिन एक बात तो ये है ना वीरेंद्र सर कि बिहार में कांग्रेस की दुर्गति लालू प्रसाद यादव के साथ साठगांठ से शुरू होती है। जितना ये राजद के साथ चिपकते चले गए उतनी ही इनकी जमीन खिसकती चली गई। ये पूरा डाटा है, हर विधानसभा वार और लोकसभा चुनाव वार अगर हम देखें तो इनकी जमीन खिसकती चली गई। आपने कई स्टेट गिना दिया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश गिना दिया, दिल्ली गिना दिया। इतना कुछ होने के बावजूद अब जाकर क्या वास्तव में वे स्वीकार भाव में आ गए हैं कि हाँ हमारी गलती हुई है और हमारी जमीन खिसक रही है, मेरा प्रथम दुश्मन भाजपा नहीं बल्कि आपको निपटाना पड़ेगा? देखिए, यहाँ आपको कांग्रेस के जातीय और वर्गीय चरित्र को समझना होगा। 1990 के आसपास से जब से ये मंडल पॉलिटिक्स शुरू हुई है उत्तर भारत में, यहाँ कांग्रेस के उत्तर भारत के चरित्र और दक्षिण भारत के चरित्र में आपको एक अंतर समझना पड़ेगा। दक्षिण भारत में कांग्रेस बहुत पहले मंडलाइज हो चुकी थी, लेकिन उत्तर भारत में आप मान सकते हैं कि 1990 से लेके लगभग अभी तक कांग्रेस ने डिटरमाइंडली अपने संगठन के भीतर अपनी सरकारों में मंडलाइजेशन का बहुत डिटरमाइंड रेसिस्टेंस किया है। भाजपा का कमंडलीकरण वो अपना लिए है। उसकी तुलना में यदि आप भाजपा को देखेंगे तो अपने बेसिक डिस्कोर्स डॉक्ट्रिन के लेवल पे समझौता नहीं करते। वो सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं, उस पे समझौता नहीं करते, लेकिन रियल पॉलिटिक्स में वो अनेक ऐसी जातियों को स्पेस दिया है, अनेक ऐसे ग्रुप्स को स्पेस दिया है
जो कि कांग्रेस सोच नहीं सकते थे। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ही आप ले लें, उनकी पॉलिटिक्स कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन लेकिन सर बिहार में जो आ रहे हैं राहुल गांधी, हम लोग बिहार पर ही अगर फोकस करें, मैं उस पे आता हूं, मुझे थोड़ा समय हाँ दें। हाँ तो जी, अब ये मान सकते हैं कि कांग्रेस का मंडलाइजेशन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। राहुल गांधी जी ने थोड़े दिन पहले यह स्टेटमेंट दिया कि हमसे गलती हुई कि 1990 के दशक में हम ये जो विराट सोशल चेंज हो रहा है उसको नहीं समझ पाए और हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो अब अब ये समझ भी गए तो इसको अमल कर पाएंगे, इसकी कौन गारंटी है? देखिए, यह मुख्य प्रश्न ये है कि कांग्रेस का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें ऊपर से नीचे तक अपर कास्ट डोमिनेशन है। लेकिन ये कांग्रेस के साथ कोई यूनिक घटना नहीं है। बहुत सारी पार्टियों में अपर कास्ट डोमिनेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मंडल पॉलिटिक्स को अकोमोडेट किया। तो कांग्रेस भी यदि इस दिशा में बढ़े और अपर कास्ट डोमिनेशन विद इन संगठन के बावजूद भी यदि ये अकोमोडेट करना शुरू करे, तो मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं दिखती। थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी चीज ये मत भूलिए कि कांग्रेस और इन मंडलवादी पार्टियों में जो एक फंडामेंटल कन्फ्लिक्ट है, वो मुस्लिम वोटर्स की दावेदारी पे है। अब तो दलितों को लुभाने का भी वो काम कर रहे हैं। पटना में कह रहे हैं कि 200 टॉप कंपनियां हैं, मैं वहां सीईओ के रूप में, मैंने की पोस्ट पर, वो दलितों को बेचारे नहीं देख पा रहे हैं, इसकी उनको जबरदस्त पीड़ा है राहुल गांधी को। और वो हाँ, चाहते हैं कि इस देखिए देश में कांग्रेस का हर की जो पोस्ट पर दलित बैठ जाए, ओबीसी बैठ जाए। देखिए कांग्रेस का जो 1990 तक का जो इक्वेशन था, वो ब्राह्मण ड्राइवर के रूप में, कंट्रोलर के रूप में, और दलित और मुस्लिम उनके यही रहा है फ्रंट। आजादी से लेकर के हाल हाँ, तक, 90 के दशक तक। अब बिहार के संदर्भ में ही देख लीजिए, तो अब कांग्रेस के सामने एक अस्तित्व का संकट आ गया है। छोटा कांग्रेस, मैं प्रशांत किशोर जी को वही बोलता हूँ, वो उसके अच्छा, कांग्रेस लाइट हैं वो। सेम इक्वेशन, सेम सोशल कोलिशन, अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम, सेम उसी रास्ते पे वो चलते जा रहे हैं। तो यदि अभी भी कांग्रेस नहीं जगी, तो ये कुछ बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेगी। इसके लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि कोई एक न्यूक्लियस तैयार हो उनके पास, एक कोर वोटर बेस जो कि उनके साथ रहे। वो कोर वोटर बेस तैयार होगा तभी मुस्लिम्स उनके साथ लौट के आएंगे। अब अभी कांग्रेस को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अपर कास्ट लौट के आने वाला नहीं है, तो अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो एक नई सोशल ग्रुप्स की तलाश कर रहे हैं, और इस मामले में वो एग्रेसिव ओबीसी या दलित पॉलिटिक्स, इफ नॉट इन रियल टर्म्स, इफ नॉट इन सब्सटेंस, तो कम से कम सिंबॉलिज्म के लेवल पे वो करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का अभी जो पिछला सम्मेलन ही हुआ बिहार में, जिसमें चुन चुन के उन्होंने भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की, पसमंदा समाज से, ओबीसी से, दलित से, कुछ बड़े नेता उनके साथ जुड़े भी। वो बिहार पसमंदा आंदोलन के जो वो नेता थे, जो बार नीतीश बार के शोर मचा रहे हैं, दलित दलित, ओबीसी, ईबीसी, लेकिन खुद नहीं कर रहे हैं। अपनी पार्टी में भी तो जगह दे के देख लें। 200 बड़ी कंपनियों का सीईओ बनाना तो अलग बात है। ये एक उनकी राजनीति में एक कॉन्ट्राडिक्शन है। पुरानी चीजें बदलते बदलते समय लगता है। हो सकता है इस दिशा में वो कुछ करें, या हो सकता है कि वो केवल सिंबॉलिज्म की राजनीति करें। अब तो लेकिन अगर बिहार सिंबॉलिज्म की विधानसभा चुनाव राजनीति नहीं में, चलेगी। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, ओबीसी, ईबीसी और दलित खूब चिल्ला रहे हैं, खूब शोर मचा रहे हैं हर मंच पर। ओबीसी के मंच पर जाएंगे तो ओबीसी की चर्चा, ईबीसी के मंच पर जाएंगे तो ईबीसी नहीं दिखता है उनको, और दलितों के मंच पर अगर जाएंगे तो उनको दलित नहीं देश में दिखता है कहीं। तो ऐसी परिस्थिति में तो उनको बिहार विधानसभा अकेले लड़ना चाहिए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का फॉर्मूला लागू कर देना चाहिए। 243 सीट है, उसमें जातियों का प्रतिशत से भाग कर दीजिए, उतनी उतनी सीटें सबको दे दीजिए। ये क्यों नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसा होता नहीं दिखता।
कांग्रेस का लेकिन जो मुंह पर दिखता है, प्रवचन खूब देंगे, करेंगे नहीं, ये सिंबलिज्म तो की वो अभी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि वो प्रतीकात्मक राजनीति कर रहे हैं। जब वो जमीन पे उतारेंगे, अपने संगठन में जगह देंगे। अभी देखिए एनएसयूआई का यूपी के ऑफिस बियरर्स का लिस्ट है और उसमें एक भी ईबीसी ओबीसी नहीं है। यही तो तो पॉलिटिक्स है ना। राहुल गांधी इसीलिए तो फेलुअर हो रहे हैं, कहते कुछ है और जस्ट उसका उल्टा करते हैं। दलित हाँ, ओबीसी बीसी के गीत गाएंगे और जब वो कोई बनाएंगे, किसी को पद देंगे तो इस उससे मामले बुराई में कर देंगे, भाजपा के सामने वो कमजोर पड़ते हैं। कमजोर पड़ते भाजपा हैं। में, हाँ, भाजपा में आप देख लें, शुरू से उन्होंने, उनकी पहली पसंद जो होती है किसी राज्य का कोई नॉन डोमिनेंट, न्यूमेरिकली हाँ, नॉन डोमिनेंट उसी को सीएम ईबीसी बना या देते हैं। ओबीसी कास्ट, वो उसे हरियाणा आगे को देख लीजिए, झारखंड में उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन वीरेंद्र नाथ सर, एक अब बात ये बताइए कि क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव जब अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है, होने की संभावना है, तो आपको इसमें कितनी संभावना दिखती है कि कांग्रेस तेजस्वी के साथ नहीं दिखे या कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन में न जाए? इसकी कितनी संभावना दिखती है? ये इस पे डिपेंड करेगा कि एक दो दिन में दिल्ली वाला रिजल्ट क्या आता अच्छा। है। यदि अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो जाते हैं और यदि वो कांग्रेस को गरियाना शुरू करें उनके नेतागण, तो बेसिकली कांग्रेस के ट्रैप में फंसेंगे। कांग्रेस इस बात को जोर शोर से भुनाएगी कि हमसे समझौता नहीं करोगे तो यही होगा। यही अब परिणाम देखिए, होगा। हाँ, अब देखिए अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए अखिलेश यादव दौरे दौरे गए तो रोड शो में। वैसी परिस्थिति में तो बिहार में भी बार्गेनिंग करेंगे तेजस्वी हाँ, का, राजद। वैसी परिस्थिति देखो, में हम वो वहां बिहार गठबंधन में नहीं भी, किए तो हरा दिए, तो हमको साझा हाँ, सीट दो। वैसे स्थिति में वो बिहार में भी बहुत जबरदस्त बार्गेनिंग करेंगे। और 19 मुझे नहीं लगता 49 है कि ये, मांगेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि ये बार बार जो कांग्रेस बिहार में जा रही है और ओबीसी पिच को स्ट्रांगली खेलने की कोशिश कर रही है, उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या इस टाइप के लोग ओबीसी बीसी के या दलित महादलित, जिन लोगों को अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, जिन नेताओं को, उनको वो एक मंच पे इकट्ठा कर रही है। तो ये आप इसे एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देख सकते हैं। और आरजेडी के साथ उनका डिमांड होगा कि हमें केवल अनविनेबल सीट नहीं चाहिए, ऐसी सीट दो जहां पे हम जीत सकें, अपना आधार बना सकें और उस आधार को यूज करके वो फ्यूचर में एक्सपांड करना चाहेंगे बिहार में। तो अभी अब जी, एक सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी जो बार बार आ रहे हैं, उससे भाजपा को बिहार में कितनी क्षति होती हुई आप दिख रहे हैं? कास्ट पॉलिटिक्स पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, बिना कास्ट पॉलिटिक्स के तो आप चर्चा का विश्लेषण भी सही से नहीं कर सकते हैं कि क्या होगी राजनीतिक परिस्थिति। तो जो राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं बिहार में, और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, ओबीसी ईबीसी और दलित पर फोकस कर रहे हैं, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन समूहों को, जाति समूहों को, इसका भाजपा को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा या उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि कांग्रेस की मंडल पॉलिटिक्स बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। आप लोकसभा चुनाव ही देख लें, सारे फील गुड के बावजूद भी बीजेपी 240 पे आके अटक गई। और कहाँ उनको मेजर नुकसान हुआ? जहां वो बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, यूपी ले लिया था, महाराष्ट्र ले लिया था। और यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, हिंदी हाँ, पट्टी बेल्ट में भी ज्यादा इनको नुकसान हुआ। मुख्य मुद्दा क्या था? संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। तो उसको ऐसा अभी भी नहीं है लेकर कि, आगे बढ़ रही है हाँ, कांग्रेस। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के स्लो सिंबॉलिक मंडलाइजेशन का भी असर पड़ता है भारतीय राजनीति पे। हमें ये मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और यदि कांग्रेस ये लगातार डिटरमाइंड तरीके से इस रास्ते पे आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि एक जो सोशल स्टेटस, नॉट सोशल स्टेटस को, एक पॉलिटिकल स्टेटस को जो एस्टेब्लिश हो गया है बिहार में। आप इस बात को देखें कि लालू और नीतीश जी की जुगलबंदी ने पिछले
35 सालों में बिहार में कोई अल्टरनेट नहीं उभरने दिया है। या तो ये दोनों एक पक्ष रहेगा तो दूसरा प्रतिपक्ष रहेगा, दोनों एक साथ साथ सत्ता हाँ, में रहेंगे या एक हाँ, सत्ता में एक विपक्ष में, एक विपक्ष में तीसरा न रहेगा। सत्ता में रहेगा न तीसरा विपक्ष में रहेगा। हाँ, इन्होंने दूसरों के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो समाप्त कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इससे निकलने की बहुत पुरजोर कोशिश की, ये चिराग वगैरह को प्रॉप अप करके, लेकिन अभी लगता नहीं है। अब मान सकते हैं कि कांग्रेस का यही अटेम्प्ट है कि जो एक स्टेटस को एस्टैब्लिश हो गया है उसको पहले समाप्त करो, उसके बाद नई सिचुएशंस क्रिएट होगी जो हम निगोशिएट करेंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बातचीत हुई, मुझे लगता है कि फोर्थ व्यूज के जो आउटसाइड पार्टनर हैं, जो दर्शक हैं, उनको बिहार की राजनीति, बिहार में राहुल गांधी के लगातार आने जाने का प्रभाव क्या पड़ेगा, राजद पर, महागठबंधन पर, भाजपा पर, एनडीए पर, इस पर बहुत कुछ समझ में बात स्पष्ट आ गई होगी। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों से एक अपील करता हूं कि यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम ऐसे ही वीडियो देश के विशेषज्ञों के साथ लेकर आपके बीच आते रहेंगे, और बिहार पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स की तमाम बारीकियों को हम आपके सामने रखने का काम करेंगे लगातार। धन्यवाद सबको। धन्यवाद सर। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर